अशोक कुमार सिंह जी और मेजर जनरल जुबेर भटनागर जी। मैं डॉक्टर यशांत जी से और अनुरोध करूंगी, डॉक्टर अक्षय शुक्ला जी से भी अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय अतिथियों को मंच पर अपना स्थान प्रदान करें, उनको स्पॉट करें। हमारे बीच ICWA के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अमन कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा उनसे भी विनम्र अनुरोध है कि वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक विभाग से मेरा प्रोफेसर MP सिंह सर जो विभागाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी विनम्र अनुरोध है कि वो आकर अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। ऐतिहासिक बरेली कॉलेज। इस ऐतिहासिक बरेली कॉलेज के प्रांगण में ICWA के द्वारा प्रायोजित और रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय है इंडिया US कोऑपरेशन फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। इस संगोष्ठी का ही हम समापन सत्र की ओर बढ़ रहे हैं और 2 दिवस में हमने बहुत सारे आयामों पर विमर्श किया, समाधान ढूंढने की कोशिश की और भारत अमेरिका संबंधों की दिशा में काफी कुछ अर्जित करने की कोशिशें की। हमारे बीच में माननीय मंच वे हमारे बीच मौजूद हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हैं हमारे बीच मेजर जनरल जुबेर भटनागर जी। ICWA के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हैं अमन कुमार जी, जो 2 दिन से ही सारे सत्रों में हमारे साथ मौजूद रहे। इस महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर और पर्यावरणविद वनस्पति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आलोक खरे सर, रक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर MP सिंह सर और इस कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर यशांत गौतम जी। मैं मंचासीन अतिथियों का, अकादमिक अतिथियों का, रक्षा विशेषज्ञों का, शिक्षाविदों का, मनीषियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही इस सदन में मौजूद हमारे बीच इस महाविद्यालय के अनेक प्राध्यापक हैं, विभिन्न विभागों से शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। मैं सभी इसमें स्थापित हुआ, बल्कि इसलिए भी हम उसे ऐतिहासिक कहते हैं क्योंकि उसका एक गौरवशाली इतिहास है, उसकी यशोगाथा उसके कण कण में बसती है। और कहते हैं ना कि महज पन्ने रंगे होने से इतिहास नहीं होता, बरफ पर वक्त के जो दर्ज है वही इतिहास होता है। तो जय बरेली कॉलेज की, और यहीं से मैं इस समापन सत्र की ओर इसकी शुरुआत करती हूँ। और आज इस बरेली कॉलेज में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, हमारे माननीय अतिथि इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं पुनः पूरे सदन की तरफ से, सभागार की तरफ से हमारे मंचासीन अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और स्वागत की इस श्रृंखला में हमारे बीच वाणिज्य विभाग से भूपेंद्र सिंह सर, प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह सर हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी का बुके देकर के स्वागत करें।
हमारे बीच प्रवेश नियंत्रक प्रोफेसर वंदना शर्मा मैम है, जो राजनीति शास्त्र विभाग की प्रोफेसर हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल जुबिन भटनागर जी का बुके देकर के स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत करें। हमारे बीच रक्षा विभाग से ही प्रोफेसर नीरजा अस्थाना मैम है हमारे बीच। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि ICWA के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे महाविद्यालय में आए हुए अमन कुमार जी का बुके देकर के स्वागत करें। मैं प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी, जो हमारे बीच हैं भौतिकी विभाग से, और महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर आलोक खरे सर का बुके देकर के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच है रसायन शास्त्र विभाग से प्रोफेसर MB कर्नल सर। मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे बीच मंचा से प्रोफेसर MP सिंह सर का पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। और गणित विभाग से हमारे बीच है प्रोफेसर इंदिवर सिंह सर। मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर यशांत गौतम को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई के साथ साथ स्वागत भी करेंगे। इसके साथ ही हमारे बीच कुछ शोधार्थी और विद्यार्थी मौजूद हैं। मैं उनमें से सबसे पहले दीपक को बुलाना चाहूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बैच पहना करके उनका अभिनंदन करें। और साथ ही मैं हमारे मुख्य अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे बीच है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी। पिछले 4 दशकों से उनकी लिखी पुस्तकें भारतीय विश्वविद्यालयों में सतत ग्रंथ के रूप में पढ़ाई जा रही हैं। युद्ध, शांति, रणनीति, सुरक्षा, सैन्य इतिहास और सामरिक अध्ययन पर उनकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही 5 दर्जन से अधिक शोध पत्र एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। डॉक्टर सिंह की पुस्तकों का प्राकथन भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष सहित रक्षा अध्ययन के भीष्म पितामह RC कुलश्रेष्ठ, D.D. खन्ना, N.B. बल, UC पंत और गौतम शर्मा जैसे विद्वानों ने लिखा है। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा, उच्चतर शिक्षा सेवा श्रेणी हरियाणा तथा सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान में प्रति कुलपति सहित शिक्षण, शोध एवं प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में डॉक्टर सिंह UGC सहित भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं राज्यों की लोक सेवा आयोग में विषय विशेषज्ञ के रूप में योगदान दे रहे हैं। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रक्षा एवं सामरिक अध्ययन के पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति में भी उन्होंने विषय विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज वो हमारे बीच उपस्थित है।
सर आपका कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच आज गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हमारे बीच है मेजर जनरल जुबिन भटनागर जी। मैं दीपू जी जो एक विद्यार्थी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को बैच पे ला करके उनका स्वागत करें। मेजर जनरल जुबिन भटनागर मराठा लाइट इन्फेंट्री के एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आर्मी वॉर कॉलेज तथा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के गौरवशाली पूर्व छात्र हैं। अपने 33 वर्षों के विशिष्ट सैन्य कैरियर में उन्होंने देश के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व किया है, जिनमें ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर तथा अरुणाचल प्रदेश का तमाम सेक्टर शामिल है। आर्मी मुख्यालय में उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए ऑपरेशनल रणनीति निर्माण और अधिकारियों के करियर प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेजर जनरल भटनागर ने भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचाई प्रदान की है। उन्होंने इरिट्रिया और इथियोपिया में भी संयुक्त राष्ट्र मिशन में चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के रूप में कार्य किया और फोर्स कमांडर कमेंडेशन कार्ड प्राप्त किया। 2015 में सिएटल में आयोजित भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का नेतृत्व करते हुए उन्हें गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में 2020 से 2024 तक वे फ्रांस और बेनेलक्स देशों में भारत के डिफेंस अटैची रहे, जहां उन्होंने रक्षा कूटनीति को सुदृढ़ किया। उनके कार्यकाल में 2023 में भारतीय सेना की टुकड़ी ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस परेड में भाग लिया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। एक विद्वान के रूप में मेजर जनरल भटनागर के पास डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पीएचडी की उपाधि है। वे यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सीनियर रिसर्च फेलो रहे हैं और उनकी पुस्तक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनका करियर सैन्य नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और शैक्षणिक गहराई का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। सर आपका कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से। साथ ही मैं हमारे बीच मौजूद अमन कुमार जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच है अचेंद्र शाह को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अमन कुमार जी को बैच पहना करके उनका स्वागत करें। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पूरे 2 दिन हमारे बीच अमन कुमार जी रहे। उन्होंने महाविद्यालय की जो शैक्षणिक एक परंपरा है, शैक्षणिक परिवेश है, उसको देखा। इस महाविद्यालय के अनुशासन का जो दारोमदार है हमारे बीच चीफ डॉक्टर सर है और जो पर्यावरणविद है बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। मैं उनको बैच पहनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच है वीरेश शोधार्थी है रक्षा विभाग में।
सर का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कैलाश जो शोधार्थी है उन्हें आमंत्रित करती हूँ रक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर MP सिंह सर को बैच में ला करके स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ ही हमारे बीच सोहित है, सोहित को मैं आमंत्रित करती हूँ कि इस कार्यक्रम की जो आधारशिला रखी आयोजक सचिव हैं डॉक्टर यशार्थ गौतम जी, उनका बैच में ला करके स्वागत करें। हम सभी अवगत हैं कि 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय सेमिनार था और इस समापन सत्र में जो इस 2 दिवस में सेमिनार का जो एक पूरी रिपोर्ट है वो हम सबको जानना जरूरी है कि आखिर हमने हमारे विमर्श में क्या सार निकल के आया और हमने इस पूरे 2 दिवस के दौरान किन किन बातों पर मंथन किया। तो मैं उद्घाटन सत्र से इस रिपोर्ट को आपके समक्ष रखती हूँ। उद्घाटन सत्र में माननीय श्री देवमूर्ति जी जो प्रबंध समिति के सचिव हैं, उनके संरक्षण में और प्राचार्य श्री OP राय सर की अध्यक्षता में प्रोफेसर AC त्रिपाठी सर के संचालन में ये कार्यक्रम कल 28 फरवरी को इसका उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। और माननीय श्री देवमूर्ति जी जो एक छायादार वृक्ष हैं, जिनके छत्र छाया में हम सब पुष्पित और बलवित होते हैं, उनके संरक्षण में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और प्राचार्य OP राय सर जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही ऐसे कार्यक्रम बहुत ही भव्यता पूर्वक संपन्न हो पाते हैं। तो इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उन्होंने अपनी बातों को रखा और साथ ही हमारे बीच मैं जो हमारे स्पीकर्स थे उनकी एक बात को थोड़ा आपके सामने रखती हूँ बहुत ही संक्षेप में। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर SD मुनि सर थे जो JNU के प्रोफेसर हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उनका काम है काफी। प्रोफेसर SD मुनि सर ने जो बातें हमें कही उनसे पहले मैं आपको इस सेमिनार का एक थोड़ा सा परिचय, क्योंकि आज कुछ विद्यार्थी हैं हमारे बीच जिन्होंने कल का उद्घाटन सत्र नहीं देख पाए थे किन्हीं कारणोंवश, तो इसका मैं परिचय जरूर आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। इस राष्ट्रीय सेमिनार का उद्देश्य समकालीन वैश्विक परिदृश्य में भारत अमेरिका सहयोग के बदलते आयामों को गहराई से समझना था। प्रथम दिवस पर उद्घाटन सत्र एवं दोनों तकनीकी सत्रों में सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया, जिसमें अवसरों और चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डाला गया। चर्चाओं का लक्ष्य अकादमिक शोध को नीति निर्माण के दृष्टिकोण से जोड़ना था, ताकि विद्वानों, विद्यार्थियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के व्यावसायिक विशेषज्ञों के बीच गहन समझ विकसित हो सके। वर्तमान शक्ति संतुलन के दौर में भारत अमेरिका संबंध वैश्विक शांति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सेमिनार ने सामरिक सहयोग, व्यापारिक मतभेदों और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषण हेतु समुचित मंच प्रदान किया तथा रक्षा और कूटनीति में व्यापारिक दृष्टिकोणों को रेखांकित करने के लिए अकादमिक विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर SD मुनि सर, जिनकी बात मैं अभी कर रही थी, और उन्होंने अपनी बात को बहुत ही सिस्टमैटिकली जो एनालाइज्ड एक व्याख्यान दिया, उसमें स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक बैकग्राउंड से शुरू किया और प्रेजेंट में ट्रम्प
या यूँ कहिए कि ट्रम्पिज्म पर आकर के अपनी बात उन्होंने खत्म की और उन्होंने इस पूरे बैकग्राउंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मोदी 2.0 तक और जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर के ट्रम्प 2.0 तक बहुत ही संक्षेप में और सिस्टमैटिकली अपनी बात कही। उन्होंने सहयोग और संघर्ष का विश्लेषण बहुत ही बारीकी से किया और लोकतंत्र की समानता को लेकर के जब भारत उनके साथ चला था और वहां से लेकर के उन्होंने ट्रम्पिज्म पर जो अपनी बात कही और लगभग हमारे सभी विशेषज्ञों ने वर्तमान जो लीडरशिप है अमेरिका की उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया और उस पर ये बात कही कि हम लोकतंत्र को लेकर या लोकतंत्र का जो रहनुमा एक राष्ट्र माना जाता था, तो मैं 4 पंक्तियों से उसकी बात उन सारे विशेषज्ञों की बात जो कहना चाहूंगी कि याचनाओं का यंत्र लगता है, कामनाओं का मंत्र लगता है और तेरा वह लोकतंत्र साचेगा, इन दिनों राजतंत्र लगता है। तो ये ट्रम्पिज्म के लिए जो हमारे विशेषज्ञों की एक राय निकल करके आई थी कि मुखौटा और युद्ध और शांति के बीच बहुत सारे पक्ष होते हैं जिसे हम शक्ति संतुलन से परिभाषित कर सकते हैं। तो प्रोफेसर एस डी मोदी सर ने अपनी बात को बहुत ही बारीक तरीके से हम सबके समक्ष रखा। हमारे बीच इसके साथ ही साथ प्रोफेसर एस डी मोदी सर ने भारत अमेरिका संबंधों की सामरिक गहराई पर भी बल दिया, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक शासन पर उनके प्रभाव को स्पष्ट किया। उन्होंने राष्ट्रीय हितों के साथ सहयोग को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ये एस डी मोदी सर की बात थी। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में राजदूत जे के त्रिपाठी सर भी थे और उन्होंने भी अपनी बात को बहुत ही उसी एस डी मोदी सर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए ये रखा कि अमेरिका जो एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए जाना जाता है और ये इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका की नैतिकता को सिर्फ अमेरिका ही चैलेंज कर सकता है। तो महाशक्तियों जैसा व्यवहार करें, इस बात पर जोर देते हुए त्रिपाठी सर ने ये बात कही कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है, ना कोई स्थायी शत्रु होता है, स्थायी सिर्फ उसका राष्ट्रीय हित होता है और इसलिए सहयोग और संघर्ष चलते रहते हैं और पावर और नेशनल इंटरेस्ट मिल करके ही इंटरनेशनल रिलेशन बनते हैं। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के तौर पर कल प्रोफेसर एस के मिश्रा सर भी थे और उन्होंने भी ट्रम्प के टैरिफ टेरर और यूएस की जो दबाव दबंगई और दमनकारी एक दादागिरी का उल्लेख करते हुए कहा कि 2 देशों के संबंधों को जानने के लिए इतिहास का जानना जरूरी है, हम सिर्फ भूगोल पर ध्यान देते हैं और शायद इसीलिए हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने भी कहा था कि हम इतिहास तो बदल सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं बदल सकते। तो इन सब बातों पर जोर दे करके कल की एक उद्घाटन सत्र में हमारे अतिथियों ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ जो की नोट स्पीकर थे प्रोफेसर एस के त्रिपाठी सर, जो एकेडमिशियन के साथ साथ मीडिया पैनलिस्ट भी हैं, उन्होंने ये कहा कूटनीति प्लस शक्ति प्लस रणनीति प्लस राष्ट्रीय हित, ये सब मिलकर के विदेशी नीति बनते हैं और इसलिए कूटनीति, शक्ति और रणनीति का संतुलन आवश्यक है। भारत अमेरिका जियोपॉलिटिक्स का यदि अध्ययन करें तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यदि हमें अमेरिका की जरूरत जितनी है उससे ज्यादा नहीं जरूरत अमेरिका को भारत की है। तो भारत को अपनी विदेशी भारतीय तरीके से ही तय करनी होगी। ये हमारे जो अतिथिगण थे उन्होंने अपनी बात को कल यहाँ बहुत ही गहराई से गहन तरीके से रखा, उनके बहुमूल्य विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए और उस सत्र में जो स्वागत उद्बोधन था वो प्राचार्य ओबी राय सर का था और कार्यक्रम के बारे में डॉक्टर यशांत गौतम ने पूरे सेमिनार के उद्देश्यों पर प्रभाव डाला। डॉक्टर निशांत गौतम ने जो सेमिनार के उद्देश्य से हमें अवगत कराया, मैं पुनः आपको एक समक्ष रखती हूँ और वो है कि अकादमिक स्तर पर जो उद्देश्य थे ज्ञान का प्रसार, नीति चर्चा को प्रोत्साहन तथा विद्वानों और नीति निर्माताओं के बीच शोध सूचनाओं का आदान प्रदान, संस्थागत स्तर पर सहयोग को मजबूत करना, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग की दृश्यता बढ़ाना
और नेटवर्किंग के अवसरों को सशक्त बनाना, जिससे अकादमिक विमर्श और संस्थागत पहुंच दोनों उन्नत हों। तो ये कार्यक्रमों के हमने बहुत ही संक्षिप्त में उद्देश्य को जाना और इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरे महाविद्यालय परिवार को, हमारे सभी आयोजक जो सचिव हैं उनके साथ साथ उनकी लगी हुई पूरी टीम को, महाविद्यालय परिवार को, हमारे नेतृत्व को और विभिन्न जो हमारे जो पद पदाधिकारी हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और पुनः वो साधुवाद कि इस कार्यक्रम को हम इतने भव्य लेवल पर आयोजित कर पाए। तो ये हमारे उद्घाटन सत्र की बात थी, जिसे धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रोफेसर एम.डी. सिंह सर ने समाप्त किया था। कल द्वितीय सत्र में हमारा जो 2 तकनीकी सत्र हुए, प्रथम और द्वितीय तकनीकी सत्र, उसमें बहुत सारे पेपर प्रेजेंट हुए। मैं पहले सत्र में हमारे चेयरपर्सन थे प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह, जो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से थे, डिफेंस डिपार्टमेंट से ही थे, और स्पीकर थे प्रोफेसर A.M. त्रिपाठी जी और कोऑर्डिनेटर थे प्रोफेसर आलोक पांडे सर। और उसमें जो मुख्य बिंदु थे वो इस सत्र में रक्षा साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव का विश्लेषण किया गया। वक्ताओं ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना करने हेतु संतुलित सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। कल के ही द्वितीय तकनीकी सत्र में जो चेयरपर्सन थे वो प्रोफेसर अलाउद्दीन खान सर थे, जो हमारे ही महाविद्यालय के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। स्पीकर के तौर पर इस महाविद्यालय की प्रवेश नियंत्रक और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बरेली कॉलेज में प्रोफेसर वंदना शर्मा मैम थी, और कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मनमीत कौर मैम थी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। और इस सत्र में मुख्य बिंदु थे व्यापार असंतुलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नीतिगत विवाद। निष्कर्ष यह रहा कि दीर्घकालिक सहयोग बनाए रखने के लिए आर्थिक मतभेदों को संवाद और संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्रबंधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इन तकनीकी सत्रों की जो चर्चाएं थी उनका सारांश था। विमर्शों में भारत अमेरिका संबंधों के द्वैत स्वरूप पर प्रकाश डाला गया। जहां आर्थिक असमानताएं मौजूद हैं, वहीं सामरिक अभिसरण भी स्पष्ट है। प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की कि टकरावों को कम करने और सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु अकादमिक शोध को नीतिगत दिशा प्रदान करनी चाहिए। आज सेमिनार का दूसरा दिन है और आज भी 2 तकनीकी सत्र थे, जिसमें एक ऑफलाइन था और एक ऑनलाइन मोड पर था। थर्ड टेक्निकल सेशन जो ऑफलाइन था, उसमें चेयरपर्सन प्रोफेसर नीरजा अस्थाना मैम थी। स्पीकर के तौर पर प्रोफेसर नवीन वर्मा सर थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, मेरठ कॉलेज मेरठ। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अक्षय कुमार, जो वार्षिक कॉलेज अलीगढ़ से हमारे बीच आए थे। और फोर्थ टेक्निकल सेशन में हमारे बीच चेयरपर्सन के तौर पर प्रोफेसर हरीश शरण सर, जो फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, DDU गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आए थे। को चेयरपर्सन प्रोफेसर भारती दास, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज। स्पीकर के तौर पर हमारे बीच रहे प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत बंसीधर भागे, जो हेड रिसर्च गाइड, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री साइंस, श्री शिवाजी कॉलेज परभानी महाराष्ट्र से आए थे। प्रोफेसर अनुराग जायसवाल जी भी थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, मेरठ कॉलेज मेरठ। डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता, दयानंद वैदिक कॉलेज उरई जालौन उत्तर प्रदेश। और कोऑर्डिनेटर के तौर पर डॉक्टर रितेश कुमार चौरसिया, जो इसी कॉलेज में रक्षा विभाग में हैं, उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई। तो इस तरीके से इस तकनीकी सत्र में जो परिणाम और सुझाव निकल के आए, मैं पुनः एक बार संक्षेप में उनको आपके सामने रखती हूँ।
सेमिनार में भारत अमेरिका संबंधों के सामरिक और आर्थिक पहलुओं को संतुलित करने पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए तथा रक्षा और सामरिक अध्ययन में विमर्श को समृद्ध बनाकर मूल्यवान अकादमिक योगदान दिया। विचार विमर्श ने द्विपक्षीय मतभेदों के प्रबंधन हेतु संवाद आधारित तंत्र और संस्थागत ढांचे पर बल दिया। प्रतिभागियों ने आगे रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग, व्यापार वार्ता, क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर अनुवर्ती सेमिनार आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि अकादमिक सहभागिता और गहरी हो, संस्थागत जो दृश्यता है वो और सुदृढ़ हो और विद्वानों व नीति निर्माताओं को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो ये एक बहुत संक्षेप में मैंने इन 2 दिवस के जो अकादमिक मंथन था इसकी एक रिपोर्ट आपके सामने रखी है। हालांकि हुआ इससे भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि समय की बाध्यता होती है, हम बहुत सारी चीजों को यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मंथन इन 2 दिवसों में भारत अमेरिका संबंधों में सहयोग और संघर्ष इन दोनों पक्षों पर और साथ ही साथ समाधान उसकी तरफ हमने एक मंथन और चिंतन किया। तो रिपोर्ट अब आज के इस समापन सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच उपस्थित है आज के मुख्य अतिथि सर, और मैं उन्हें बहुत ही सादर आमंत्रण देती हूँ कि वो आए और हमें एक पूरे 2 दिवसीय में एक जो सारांश है एक उसको समअप करते हुए अपनी बात को रखे और हमें एक और नई दिशा प्रदान करें। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एमबीसी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मेजर जनरल विपिन भटनागर साहब और एक्टिंग सेक्रेटरी डॉक्टर इशाक गौतम जी, डॉक्टर गिरजा अस्थाना मैडम, हमारे छोटे भाई प्रोफेसर नवीन जी, अक्षय जी और तमाम ऐसे लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ लेकिन चेहरे से वाकिफ हूँ, उन सभी के प्रति मेरी कृतज्ञता, मेरा आभार। मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। आप लोगों ने बड़े विद्वान वक्ताओं को सुना होगा, प्रोफेसर मणि जी और तमाम लोगों का नाम मुझे आप लोगों ने बताया है। मुझे लगता है कि इतने लोगों को सुनने के बाद मेरे जैसे अज्ञानी के पास कुछ बताने के लिए नहीं बचा हुआ है। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, what I know is just the palm of my hand and what I don't know that is the entire universe। जितनी मुझे जानकारी है वो सिर्फ मेरी इस हथेली के बराबर है और जो मैं नहीं जानता वो पूरा ब्रह्मांड। मैं समझता हूँ कि इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में डॉक्टर इशाक गौतम ने जो भूमिका निभाई है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो 1977-78 में इसी कॉलेज में चौधरी नरेंद्र सिंह जी ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उसमें तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे जीवन राम जी, उनको बुलाया था उन्होंने, वो चीफ गेस्ट थे। आज के इस सेमिनार की पृष्ठभूमि में और इसके सारांश में क्योंकि ऑडियंस को देखते हुए ये बड़ी दुविधा है कि मैं आपसे एक एक्टिव डिस्कोर्स करूँ या स्टोरी टेलिंग के प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करूँ, तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें मिला के आपसे डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बीन द 3 टास्क
to continue the human race, to maintain the relation with the nations, and to protect the homeland of the civilization. अब मानव सभ्यता के उदय से लेकर आज तक जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत रही है वो रही है राष्ट्रों के बीच एक मजबूत रिश्ते को कायम करना। और इस मजबूत रिश्ते को कायम करने के लिए समय समय पर बहुत सारे प्रयास हुए हैं और किए जा रहे हैं। अभी मैडम ने अपने डिस्कशन में बताया कि राष्ट्र जो है वो मुखौटा लगाए हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्र मुखौटा लगाए हुए हैं। किसी ने एक जोकर से पूछा कि भाई तुम मुखौटा क्यों लगाए हुए हो, तो उसने जवाब दिया कि मुखौटा तो सभी लगाए हुए हैं, मेरा सबको दिखाई दे रहा है, इतना ही फर्क है। तो दुनिया के सारे राष्ट्रों की कहानी लगभग ऐसी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो सूत्र वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रांगण में राजनेताओं को और समाज विशेषज्ञों को, इन दोनों को दूर से आते घोड़े के पश्चात को सुनने की क्षमता होती है। और दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्त बनाने के पहले इस बात का अनुभव और इस बात की परख जरूरी है कि जिससे आप दोस्ती करने जा रहे हैं वो आपके कितने करीब हैं। दोस्तबाज होना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक बहुत मजबूत कर है, लेकिन दोस्त बनाने के पहले उनकी परख को बहुत जरूरी है। बदलते हुए इस वैश्विक परिवेश में भारत अमेरिका संबंध की जहाँ तक बात है, हम एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़े हैं जिस मुहाने पर युद्ध और शांति, इन दोनों के बीच में एक नया परिदृश्य दिखाई दे रहा है। युद्ध और शांति के साथ जो चार हमारे एस्पेक्ट हैं युद्ध के, लैंड है, एयर है, नेवल है और साइबर, इसमें पांचवा एस्पेक्ट और हो गया है, वो है नैरेटिव। आपने क्या नैरेटिव किसी के प्रति तैयार किया है? जब से अमेरिका में विशेष रूप से ट्रंप की एंट्री हुई है, उसके बाद से जो जियो स्ट्रेटजी है वो जियो स्ट्रेटजी बहुत ही वोलेटाइल हो रही है। और इस जियो स्ट्रेटजी के वोलेटाइल होने में जो जिसकी सबसे प्रमुख भूमिका है वो ट्रंप की, क्योंकि दो खिलाड़ी हैं इस समय दुनिया में। आज तो ये कहा जाता रहा है कि दुनिया में दो ब्लॉक हैं, लेकिन आज भारत नॉन-अलाइंड नहीं है। आज कोई भी देश नॉन-अलाइंड नहीं है। आज जो है हम मल्टी-अलाइंड हैं। आपको किस देश से कहाँ कैसे डील करना है डिप्लोमेटिकली, ये जानने के लिए ये जरूरी है कि आप बैकड्रॉप में जाएं कि कोई भी राष्ट्र इस स्थिति में नहीं है कि खुल के वो किसी का समर्थन करे या खुल के किसी का विरोध करे। राष्ट्रों की पकड़ से इस बात पर है कि वो इस बात को देख रहे हैं कि रोटी के किस हिस्से का मक्खन उनके हिस्से में आता है, जिससे उनके नेशनल इंटरेस्ट जो है सर्वाइव करते हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को केवल स्ट्रेंथन। सारा फोकस इसी बात है। यूरोप और एशिया, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस अमेरिका का इसलिए है कि यहाँ पर उसको सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। और इस पॉसिबिलिटी को अमली जामा पहनाने का बार बार उसे वो चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो लगता है कि वो इस फील्ड में कामयाब हो रहा है। आप देखिए जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, अचानक ईरान पर जो हमला हुआ है, ये जो ईरान का हमला है वो इन दो देशों का हमला नहीं है,
ये मिडल ईस्ट में एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जिसका अंत इतना भयावह होगा जिसकी हमने और आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको ध्यान होगा 1941 में पर्ल हार्बर पर जब जापान ने हमला किया था तो मिल्टन फिश ने भविष्यवाणी किया था। मिल्टन फिश ने कहा था कि जब ईश्वर को किसी को बर्बाद करना होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। मुझे लगता है कि हम लगभग उसी हालात में फिर खड़े हैं। आज स्थिति ये है कि आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, टेलीविजन पर, वहाँ के जो शीर्ष नेता रहे अब्दुल्लाह गनी साहब, उनको कल उन्होंने मार गिराया। ये सारा जो था इंटेलिजेंस आउटपुट के आधार पर जो कार्रवाई की गई है। ये कहा जाता था कि अमेरिका के पास वो ताकत है टेक्नोलॉजी में कि वो दुनिया के किस कोने में कौन सा सैनिक किस ब्रांड के रेजर से सेविंग कर रहा है वो ये पता कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने अब तक जितने लोगों को ठिकाने लगाया उसमें कभी भी उनका जो टेक्निकल सर्विलेंस था वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना ह्यूमन सर्विलेंस इफेक्टिव रहा। ओसामा बिन लादेन से लेके और इराक के मरहूम राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन तक को मार गिराने में, उनको पकड़ने में जिस चीज़ की भूमिका थी वो सर्विलेंस की या टेक्नोलॉजी की नहीं थी, वो ह्यूमन फैक्टर की थी। और इनको भी मार गिराने में जो कल अटैक हुआ है उसमें उनके पास इंटेलिजेंस आउटपुट था, ह्यूमन इंटेलिजेंस का था, टेक्नोलॉजिकल इनपुट नहीं था, ह्यूमन इंटेलिजेंस था जिसके पास खबर थी और बिल्कुल सटीक जगह पर उन्होंने उसको फायर करके मार गिराया। आज स्थिति ये है कि अमेरिका ग्लोबल पावर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ये कह सकते हैं कि जो एपी सेंटर है ग्लोबल पावर का वो अमेरिका के पास है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो ये है कि जब यूरोप युद्ध के मैदान से लौटेगा तब उसको रोकने के लिए एशिया की तरफ देखना पड़ेगा। और एशिया में ड्राइवर की सीट पर चीन बैठा हुआ है और एक्सीलेटर पर भारत का है। तो आप ये मान के चलिए कि जो फ्यूचर है उसका फेट मेकर एशिया है आने वाले समय में, और इस एशिया में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो भारत की होगी। आप ये मान के चलिए जितने भी डायलॉग्स हैं, या 2+2 का हो या मिलिट्री एक्सरसाइज है या पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप है, इन सब में भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है वो किसी महात्मा बुद्ध के या महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होते नहीं है। इसके पीछे उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, और इस वेस्टेड इंटरेस्ट का ही कारण है कि दो खिलाड़ी जो ट्रम्प हैं वो डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं और हमारे मोदी साहब वो लिबरल डेमोक्रेसी के बाजीगर हैं। और आप ये देखिए कि चाहे वो टैरिफ का मामला रहा हो, चाहे वो आपके ग्रीनलैंड का मामला हो, चाहे वेनेजुएला का मामला हो, चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे इजराइल हमास का मामला हो, इन सारे मामलों में जो मुख्य भूमिका रही है, जो क्रूशियल रोल रहा है, वो अमेरिका का ही रहा है। और जो काम अमेरिका ने ईरान के साथ किया, कहने के लिए तो ये है कि वो न्यूक्लियर डील को मेटलाइज नहीं कर पाए, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। और इस लंबी कहानी के लिए एक बहुत लंबे डिस्कशन की, बहुत लंबे डिस्कोर्स की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दूसरी तरफ डाइवर्ट करूँ। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही थी। एक बार एक आश्रम में ऋषि की आग लगी तो तमाम लोग उसको बुझाने के लिए पानी लेके आसपास की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो भी अपने चोंच में पानी भरती जाके आश्रम में गिरा गया। तो महात्मा ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप इस छोटे छोटे पानी जो चोंच में लेके आप आ रही हैं उससे क्या ये आग बुझ पाएगी? तो उन्होंने कहा ये आग बुझ पाएगी या नहीं बुझ पाएगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको इस बात का पता है कि जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम
आग बुझाने वालों में होना चाहिए और आग लगाने वालों में नहीं। तो दुनिया दुनिया जिस मोड़ पर है, जिस रास्ते पर है, उसमें आग बुझाने वालों की ज़रूरत है और किसका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इसमें हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। आपको याद होगा, आप लोग सब सिकंदर से वाकिफ हैं, जब सिकंदर की दुनिया को जीतने के लिए चला था तो उसने वो एक बार हिंदुस्तान की तरफ था, तो नदी पार करने के लिए घोड़े से बार बार जाता था, देखने के लिए कि हमारे सैनिकों को जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा। घोड़ा दौड़ा कर जाता था, फिर दौड़ाता वो वापस चलाता। तो एक फकीर सड़क के किनारे बैठा हुआ था, उसने कहा कि आप बार बार क्यों घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा है। उसने कहा कि मैं अपने सैनिकों को नदी पार कराने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करेगा, तो मतलब नदी पार कराने के बाद मैं अगला प्रदेश जीत लूँगा। उसने तो उसके बाद क्या करेगा, उसने कहा फिर मैं उसके बाद अगला प्रदेश जीत लूँगा, उसके बाद फिर अगला जीत लूँगा। उसने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा जो काम तुम कल करो वही मैं आज कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर लीजिए, लेकिन अगर आपके ऊपर ईश्वर की मेहरबानी नहीं है तो सब कुछ पाते भी आपने कुछ हासिल नहीं किया। तो दुनिया में जितने प्रयास किए जा रहे हैं उन सबका वजूद तभी है जब हम इस सिविलाइजेशन को बचा पाएंगे, हम ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जो हमारा आदर्श है उसको हम जीवन बना पाएंगे। और इस सब की जो चीज़ें हैं, ये सारी सभ्यताओं की जो विशेषताएँ हैं, वो अगर किसी सभ्यता में है तो हिंदुस्तान की सभ्यता में है। और कोई सभ्यता किसी को सर्वाइव करा सकती है कोएग्जिस्टेंस की, तो वो महात्मा बुद्ध का दर्शन है जो भारत के पास है। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया कि लेफ्टिनेंट भटनागर साहब को दिल्ली लौटना है, इसकी वजह से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मुझे अभी अवसर दें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। निसंदेह मानव सभ्यता अत्यंत ही मरणांतक उलझन में उलझी हुई है और इससे पार पाने की जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। इसके साथ ही आपने जो दो सूत्र वाक्य कहे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रांगण में राजनेताओं और सामरिक विशेषज्ञों को ये परख जरूरी है कि वो दूर से ही खतरों की पहचान को पहचान लें और दोस्त बनाने से पहले परख बहुत जरूरी है। और इस बात पर जोर दिया कि हर चेहरे पर छिपे हैं कई कई चेहरे, जिसको भी देखना है बार बार देखिए। तो धन्यवाद सर, आपने हमें अपने बहुमूल्य विचारों से मार्गदर्शित किया। हमारे बीच उपस्थित है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मेजर जनरल जुबेर भटनागर जी, जो सिर्फ एकेडमिशियन ही नहीं है बल्कि अधिकारी भी रहे हैं, रक्षा के अधिकारी भी हैं रक्षा क्षेत्र में। मैं उन्हें बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए, आज के वक्तव्य के लिए। Good afternoon, ladies and gentlemen. Respected Dr. Ashok Kumar Singh, esteemed delegates on the stage, and my dear friends in the audience. I take it that each and every one of you is a keen practitioner of international relations and strategy. For the next about 10 minutes, I shall be speaking about the Indo-US cooperation as was experienced by me when I was the force commander for Yuddha Vyas 2015, which gave me an opportunity to be in one of the front line bases of US for good about 2 months. And that was a time that there was a subject matter expert exchange program also which took place
there on hybrid warfare. So this was about 11 years back. And of course, my recent tenure in the Embassy of India at Paris and the Benelux countries, where I was a defense attaché, and that did give me an opportunity to see the world from a perspective of the NATO countries and also from the European Union Military Committee. First of all, my heartiest compliments to the entire Bareilly College, the faculty, and the organizing committee for timing the seminar very well, the national seminar. And indeed, while the seminar has been on, as was brought out by Dr. Ashok, some very important geopolitical, geostrategic developments are taking place at the moment. While there are many pillars of the relationship between India and US, as a man from the uniform, I will just restrict myself to the strategic defense cooperation and as to why India and US should look at all the exercises, dialogues in the domain of strategic defense and security paradigm which are taking place at the moment. So, firstly, when we say that the two countries are democracies, it is to be taken in a very deep sense. And this I realized that in the West, when you are from a country which has democratic values, you are at a higher pedestal because the will of the country is expressed through the leadership which has come through the governance through a popular support. And that means a very big thing in countries like US and the West. Now coming on to our strategic relationship, as you are very well aware that Indo-Pacific today is a major bone of contention, while our northern adversary is towards the east of it, the rest of the world towards the west of the three major straits of Malacca, Lombok and Sunda. In the Indo-Pacific, where about 60% of the trade passes through, is of immense importance. While at this moment our focus is towards Russia, Ukraine, and what is going on in Iran at the moment, but the areas of Indo-Pacific, our northern adversary, and its outreach into the areas of South China Sea, you're well aware, cannot be discounted. So, is it not important and natural that we have to look at a credible deterrence so that the rules of governance are followed? We do require sea lanes of communication which are not disrupted. Just see a scenario that if 60% of the trade is passing through these straits and the area is not stable, there is no peace and tranquility, within days there will be smaller nations which will just crumble down. So here there is a big synergy which comes between the United States and India. India is an unsinkable aircraft carrier, and it will be wise to see the map not north-south but south to north, and hence you can very well understand the importance of India and the Indian Ocean region, the Indo-Pacific. So while we say so that we need a deterrence on ground, achieving it is not easy. The armed forces from two countries have a different philosophy, a different culture, different training, and hence it becomes very important that political directives have to flow down, the objectives have to be given, then they have to be translated into military objectives, and to achieve those military objectives, the operational strategy has to translate on ground at the tactical level. Therefore, it becomes very, very important that we cannot wait for a time when the crisis is on the head, and regular exercises have to be carried out. As you are all aware that we have at the army level a yearly exercise called Yudhabhyas. So alternatively it takes place in the US and in India. We have the Malabar series of exercises which takes place between Indo and US, that is between the navies. We have an Air Force exercise, we have a Special Forces exercise. As we are talking now, the Special Forces units of US are exercising in India at this moment along with our Special Forces. Alongside India and US, we also have a humanitarian exercise
As you are well aware that calamities, natural calamities in the world are becoming increasingly common, and it becomes important that powers like US, India is a power in its own right, and we have to be able to respond to such calamities with synergy, and for that we need to exercise. So what do we exercise? So exercise is for laying down processes, procedures, communications, protocols. And for doing that, it is essential that we come on ground. Over a period of last about 2 decades, these exercises have matured, they have reached up to the next higher levels, and alongside, we are also now not looking at only the surface, but it is subsurface, it is in the air, it is in the cyberspace, it is in space. So the warfare as such has changed, as you would have seen in the news. If we are looking at the missile warfare, we have to understand that it is just not a missile firing from a launcher and hitting a target. It is a whole lot of intelligence, information, surveillance, reconnaissance, targeting, and pre-strike, post-strike damage assessment. All these things come with a lot of technology which is changing on a daily basis. And to absorb it, it takes a whole lot of effort. So such is the relationship today which is between India, US, a lot of countries. And today I can very proudly say as a uniformed officer that a lot of countries in the world, in the developed part of the world, developing and not so probably developed, they look towards India to understand the latest hybrid warfare philosophies and the strategies which are in force. Operation Sindoor, you have seen the way the country was successful in orchestrating such a response at a very short notice. So, United States, they see that. Let me come to, I'll just take another 3-4 minutes, come to my personal experience when I landed up in US. I always used to think that why so many Indians are there in US, almost around 4.5 million. And the people-to-people connect is a very important thing on ground. It is to be seen, to be believed. How a particular set of people, when they do well, and the Indians are really doing well in the technological field, medicine, engineering, the teachers, they are doing very good in the businesses. So they are respected, they are seen there. When I landed up in Seattle, in Fort Lewis McChord, that was a base which was controlling the entire operations in Afghanistan. As soon as I landed up, I had a feeling that I'm not an alien on ground. I could connect with the United States forces. Language is a main issue. We are all quite okay at English, and so is the communication becomes that much easier. I found that the Indian soldiers were commanding a lot of respect among the US, and that respect was right from the days of World War I and II. And this I saw even in France, where I realized that 9,000 Indian soldiers never came back home after World War I, and they are buried there. In the interiors of France, along the German borders, the people still say that had it not been the Indian troops, we would probably have been speaking German now. That image, the good work that has been done, the US forces have fought in World War I and II alongside these forces, and they have seen the Indian soldiers, and their memory remains very sharp on that. So when we went there, we found that we are one amongst them. And for good about a month and a half when we trained, they were really interested to learn a lot of good practices from us, especially our counter-terrorism and counter-insurgency operations, in which an iron fist in a velvet glove has been the philosophy. And you will all feel very happy about it, that the entire digitization, automation of the operations room, intelligence, operation gathering, etc., maximum Indian contractors were there. They have a system of giving a contract in which you were there for 3 years, and I met so many Indians, and my heart really swelled with pride that most of the technological work which actually gives the operational edge to the United States is being undertaken by the Indians. They have really excelled well on that. So it is not only the soldier on the ground, but it is a whole lot of support which has been there, and the US recognizes that.
So while there are hiccups in the relationship, the Trump trade tariffs, etc., but despite the fact, you will be aware that just a few days back, there was not so advertised visit of the Commerce Secretary to India. Why should it happen if there are no mutual takeaways? So, ladies and gentlemen, the faculty members, thank you so very much for having me here. And in this brief discourse, I have gained a lot, and it was a wonderful opportunity to see and come and attend the seminar. The vibe is excellent, it is very encouraging, and I can very well imagine that to organize a national seminar, the organizers would have burned their midnight oil for good about, I'll say about 2 months minimum, and a lot of script writing, agendas, getting views. It's not that easy. My compliments once again, and I wish you all the very best for all your future endeavors. And we hope to keep listening to the reductions, to the outcomes of the seminar, and make ourselves more knowledgeable and well devised on the future. Thank you so very much. थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही सरल और रोचक तरीके से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करके एक नई इंसाइट दी। तो इतने ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो कहते हैं ना कि ऐसे सेमिनार में एक विचार जब दूसरे विचार से जुड़ते हैं तो सेमिनार को और बेहद आकार मिल जाता है। तो धन्यवाद सर। और हमारे बीच इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से अमन कुमार जी मौजूद हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहूँगी कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ऐसे विमर्शों को लगातार एक मंच प्रदान करता है, उन्हें प्रायोजित करता है। वो आकर के हमारे बीच हमारे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अनुभवों को भी और अपनी बात को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच रखें। बहुत ही आदर के साथ अमन कुमार जी। धन्यवाद मैम। देखिए, मेरी हिंदी तो आपकी जैसे समृद्ध नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं अपना बात हिंदी में रखूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो विदेश मंत्रालय है हमारे देश में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत काम करने वाला एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब जहाँ हम रिसर्च करते हैं, शोध का काम करते हैं। एक ऑटोनॉमस बॉडी है और साथ में हमारी ये भी कोशिश होती है कि दिल्ली से बाहर का जो डिस्कोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड जो विदेश नीति का जो डिस्कोर्स है, उसको हम किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करें। तो हमारी कोशिश ये होती है कि दिल्ली से बाहर के जो सेमिनार्स हैं हम उनको ज़्यादा प्रमोट कर सकें, ताकि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड जो डिस्कोर्स है उसे दिल्ली तक केंद्रित नहीं रहे। हम देख चुके हैं जब इतिहास के साथ यही हुआ है कि हमारा जो इतिहास है भारत का वो बहुत दिल्ली केंद्रित है, और उसका खामियाजा कई बार जो रीजनल सेंटर्स हैं या जो रीजनल कल्चर्स हैं उन्होंने बहुत भुगता है। सेम चीज़ हम नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और फॉरेन पॉलिसी के साथ भी हो। तो इस केस में हमारा ये बहुत प्रयास रहता है कि दिल्ली से बाहर जितने भी सेमिनार्स हम कर सकें या करवा सकें या कैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये तो ICWA की बात हो गई। देखिए, जहाँ से मैं आता हूँ बिहार, वहाँ पे मेरे ख्याल से दुनिया कूटनीति की जब बात आती है, दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से होटल की अर्थशास्त्र लिखी गई थी। मुझे लगता है वो उस काव्य की बहुत सारी बातें या जो अंश थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब हुआ करते थे। और ख़ास करके इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें जिस तरह से भारत सरकार या भारत की जो सरकार है इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर दे रही है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बहुत जो ये किताब है अर्थशास्त्र वो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे अर्थशास्त्र की बात है वैसे ही बिहार में शायद मुझे लगता है कि हम एक इकलौते ऐसे कल्चर के लोग हैं जो डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। उसी अंदाज के साथ जैसे पूरी दुनिया उगते सूरज की पूजा करती है, वैसे मुझे लगता है कि बरेली कॉलेज द्वारा ये जो सेमिनार है वो आखिरी तो नहीं होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आया ICWA से और हमने इसको सपोर्ट किया, और मुझे पूरा यकीन है कि निषाद सर के नेतृत्व में और बरेली कॉलेज के नेतृत्व में ऐसे और सेमिनार
आगे होंगे और होते रहेंगे। और आगे का तो पता नहीं, तो मैं अग्रिम बधाई अभी दे देता हूँ, आगे जो सेमिनार आप लोग कराएंगे उसके लिए। और लेकिन जो एक बात जिसकी मुझे बहुत खुशी है वो ये है कि बहुत सारे शोधार्थियों ने अपनी बात हिंदी में की। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पूरा जो खाका है, इसमें हिंदी की उतनी जगह कई बार नहीं मिल पाती है, और खासकर कि फॉरेन पॉलिसी वाला आया जो डिस्कोर्स है उसमें अंग्रेजी बहुत प्रभावी तरीके से खुद को असर्ट करता है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदी में जो शोधार्थी ने बात की उनको मैं विशेष तौर पे अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। नीचे भी मैंने देखा कई सारी किताबें बहुतायत में हिंदी में लिखी गई थी, और हमारे आदरणीय सर यहाँ बैठे हैं जिन्होंने वो किताबें लिखी थी, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। और मुझे याद है 2019 में जब कोविड का काल था, तो मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रिलेटेड एक फेसबुक पे पेज शुरू किया, तो उसका नाम हमने यथार्थ रखा था। और उसमें हम जो भी घटनाएं होती थी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी से, हम हिंदी में उसको लिखते थे। हम ट्रांसलेट नहीं करते थे बल्कि हम हिंदी में लिखते थे उसको। और उस प्रयास से मैं आता हूँ। और साथ में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में खुद भी एक स्टूडेंट था 2015 के आसपास, तब मैं मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं अंग्रेजी डिबेट चुनूँ, लेकिन मैंने हिंदी डिबेट चुना था। अब वो धार नहीं रहे मेरे हिंदी में क्योंकि वो खत्म हो गया, अब मैं वो डिबेटर भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हिंदी में बात कर लेता हूँ। इसी के साथ मुझे यकीन है कि सभी शोधार्थी जो यहाँ पाए जिन्होंने अपनी बात हिंदी में रखी या अलग भाषाओं में रखी, खास करके अंग्रेजी में, उन सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। और साथ ही मैं एक बार फिर से इस सेमिनार टीम को, इरशाद सर को और बरेली कॉलेज में जिन लोगों ने भी सर का साथ दिया, इनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, जिस तरीके से आपने मेरा अतिथि सत्कार किया उसके लिए। तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। हर शहर की पहचान लेके जाना चाहिए। तो वंदना मैम को पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने शहर की पहचान दिल्ली तक ले जाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अमर जी आपकी हिंदी बहुत ही समृद्ध और सुसंस्कृत है, और तो आप ये मत कहिए कि आपकी हिंदी समृद्ध नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, आपको एक दूसरा वादा आपको इस महाविद्यालय की तरफ से ये भी है कि यकीनन ये अंतिम सेमिनार नहीं है, तो ये एक शुरुआत है और आगे ऐसे कार्यक्रम होते ही रहेंगे और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। तो इसलिए मैं मंच पर, इस पोडियम पर आमंत्रित करूंगी इस कार्यक्रम का जो पूरा दारोमदार जिनके ऊपर था, इस कार्यक्रम के आयोजक सचिव, इस पूरे राष्ट्रीय संगोष्ठी के अपने अनुभव, अपनी बात को यहाँ पर साझा करने के लिए डॉक्टर यशांत। धन्यवाद मैम। आज इस मंच पे खड़ा होकर मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज हमें इतनी बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी का दारोमदार ICWA के सहयोग से प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं तहे दिल से ICWA का आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ जितने भी हमारे प्रोफेसर, विद्वजन, जितने भी लोग हमारे साथ हर समय कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहे और हमारे साथ हर मोड़ पर, हर एक जगह पर हमारे साथ डट कर इस संगोष्ठी को समापन किए आज इस दिवस की ओर ले आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। यह जो श्रृंखला आज राष्ट्रीय सेमिनार की, जैसा अमन जी ने कहा कि यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, तो हम चाहेंगे कि हम ICWA के साथ एक एमओयू भी साइन करें। जल्द ही इस पर भी हमारा कार्य चल रहा है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास जो स्पेस की थोड़ी सी कमी रही, थोड़ा कोऑर्डिनेशन की इन चीज़ों में कि काफ़ी गेस्ट हमारे पहले दिन भी बाहर रह गए
और ये थोड़ा स्पेस हमें कम है। हमारे प्रिंसिपल साहब ने ऑलरेडी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हम बहुत जल्दी बहुत बड़े कैंपस में बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित करने की व्यवस्था भी बहुत ही जल्दी बना रहे हैं। तब तक हमारे जितने भी विद्वान बरेली कॉलेज बरेली के हैं, हम समझते हैं कि लगभग इस वर्ष लगभग 8 से 10 सेमिनार कई विभागों में आयोजित होगा। और इसके लिए सर का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर आज हमारे बीच इस समय उपस्थित नहीं है, बहुत व्यस्त कार्यक्रम है सर का। बहुत मैंने अनुरोध किया सर से कल भी, लेकिन उन्होंने पूरा व्यस्त टाइम हमारे लिए रखा और हमारे साथ बराबर खड़े हुए। मैं सर का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे इस मंच पर सभी महानुभावों, विद्वजनों, अतिथियों, विद्वानों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। यह संगोष्ठी यहीं पर आज समापन का दिवस है और हमारे साथ हमारे गुरुवर, हमारे गार्जियन अशोक सर इस समय साथ हैं, जिनके एक संबोधन के लिए शायद मैं हमेशा तरसता रहा हूँ, लेकिन सर से बात हुई और सर ने ही ये विचार मुझे दिया कि यशार्थ तुम कुछ ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे कॉलेज जाऊँगा। तो मैंने सर की इस बात को आज प्रमाणित किया। सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ शुरू से रहा है और आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ या जहाँ पर इस मंच पे बोल रहा हूँ तो शायद सर की इसमें बहुत बड़ी आशीर्वाद और देन है। और साथ ही साथ मैं भारत और अमेरिका के संबंधों पर चर्चा करूँगा। काफ़ी चर्चाएं हो गई और अब मुझे लगता नहीं कि चर्चा के लिए बहुत अंश अवशेष है, लेकिन कहीं ना कहीं एरर, कहीं ना कहीं कुछ कमियां देखने को भी मिली है। और मुझे लगता है कि हमारी जो गतिविधियां हुई हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, उन एरर्स को हम थोड़ा सा रिमूव करते हुए आगे भी इसी पॉजिटिवनेस के साथ हम आगे भी कार्यवाही करते रहेंगे और ऐसे ही संगोष्ठियों का आयोजन करते रहेंगे। सभी महानुभावों का एक बार पुनः आभार। इस कार्यक्रम के बाद हम लंच का नीचे इंतजाम कर रखे हैं। कोई भी लोग अभी बाहर नहीं जाएगा। मैं अभी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, सभी के पास बहुत कार्य है, मुझे पता है। होली की छुट्टियाँ भी चल रही है, संडे का दिन भी है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। लेकिन मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि आप सभी जिस तरीके से अभी तक संयम के साथ मेरे साथ रहे हैं, आगे भी अभी 1 घंटे जरूर रहेंगे। धन्यवाद। पुनः सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर यशार्थ गौतम। और निश्चित ही ये आगाज है और आपके लिए बस यही कहूँगी कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो आपके लिए अभी से बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि समय की बाध्यता है तो मैं कार्यक्रम को और गति प्रदान करते हुए हमारे बीच अध्यक्ष की भूमिका में है प्रोफेसर आलोक खरे सर। मैं बहुत ही आदर के साथ इन्हें आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। दुनिया में जितने भी वाद है, बहुत सारे वादों पे कल से चर्चा चल रही है। एक नया वाद निकल के आया, ट्रम्प वाद। कल प्रोफेसर मुनी साहब ने ट्रम्प यूज किया, बहुत प्रभावी लेक्चर था उनका, लेकिन एक जो वर्ड पकड़ में आया दैट इज ट्रम्पिज्म। उन्होंने कल एक वर्ड यूज किया। जितने भी वाद है सारे साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद, हर एक वाद विवादित है। कोई भी आप वाद ले लीजिए, सारे वादों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद है। सिर्फ एक ही वाद है जिसमें कोई वाद नहीं है, वो है धन्यवाद। ठीक है, तो लगभग ये काम दिया गया है मुझको। फिर इंडिया यूएस कॉपरेशन इन प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो फ्रॉम स्ट्रेटजी टू इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। 2 दिवसीय जो सेमिनार था जो हमारे मिलिट्री साइंस विभाग ने ICWA के साथ ऑर्गेनाइज किया, कल से निरंतर मैं खुद सम्मिलित रहा हूँ। मैंने जितने भी प्रमुख अतिथि आए थे सबके लेक्चर सुने हैं। तो 2 दिनों तक चली
जो जितने भी विषय थे उनके ऊपर काफ़ी बड़ा लेवल पे मंथन किया गया है। तो निश्चित रूप से न सिर्फ ये सूचनाओं का आदान प्रदान था, बल्कि इस टाइप की सूचनाओं से एक नया दृष्टिकोण बन के निकल के आया है। और मुझको विश्वास है कि कुछ ऐसी क्रूड रिकमेंडेशन जरूर निकल के आएंगी इस सेमिनार से, जो हम लोग केंद्र सरकार को या संबंधित जो विभाग जो जिन्होंने हमको फाइनेंस किया है उनको हम भेजेंगे कि इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए आगे इंडो यूएस पॉलिसी फ्रेम करने में। इतना तो जरूर निकल के, क्योंकि जो मैंने सुना है मुझको इस बात का विश्वास है कि ऐसा हुआ है और हम लोग इस बात को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी, फॉर्मर प्रोफेसर वाइस चांसलर सिंगानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान। सर, मैं आपका बरेली कॉलेज परिसर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका उद्बोधन मैंने सुना है। निश्चित रूप से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे हम सभी उससे लाभान्वित हुए हैं और सेमिनार के बाद लोग जहाँ पर भी जाएंगे नया दृष्टिकोण बनाने में, नई चीज़ सूचनाओं को फिर से लिखने में, किताबों को लिखने में काफ़ी सहायक रहेगी। आपके द्वारा दिया गया उद्बोधन प्रशंसनीय है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर मेजर जनरल जुबिन भटनागर जी, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं रिक्रूटिंग इन इंडियन आर्मी। आपका सर एक लंबा अनुभव रहा है, मैंने आपका पूरा CV सुना था। बहुत सारा आपने US के साथ में, फॉरेन के कंट्रीज के साथ में इंडियन आर्मी की अटैची के रूप में काम किया है और आज आपका उद्बोधन सुना गया है। निश्चित रूप से जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, आपके लेक्चर से काफ़ी लाभ उनको मिला हुआ है उनका, और आगे जब भी जहाँ भी जाएंगे आपका इस टाइप का मार्गदर्शन उनके लिए प्रेरक रहेगा। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिसर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। ICWA से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, अमन कुमार जी, 2 दिन में हम लोग के लिए घर जैसे हो गए हैं, साथ में बैठ रहे हैं, आपसे हम लोग इसी समय से बातें कर रहे हैं। और इतना बड़ा जो आपने दोबारा एश्योरेंस दे दिया कि ये पहली और आखिरी कॉन्फ्रेंस नहीं है, अभी और भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस लाइन अप है जो कॉलेज में होगी। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। ऐसा सपोर्ट करते रहिए। हमारा कॉलेज बहुत अभी थोड़ा सा है तो आप जान पाए होंगे, हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन है, 180 साल की इस कॉलेज की हिस्ट्री है, बहुत ग्लोरियस पास्ट है और बहुत कुछ डिजर्व करता है हमारा कॉलेज। तो अगर आपसे ऐसी सहायता मिलेगी तो हम लोग बहुत कुछ और नया कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। एक सारे जो पार्टिसिपेंट्स, कल जब सोविनियर का रिलीज हो रहा था तो इतने सारे 300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है, ढेर सारे पेपर्स हैं, एक बुक की फॉर्म में हम पब्लिश नहीं कर पाए। तो शायद मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इस स्तर पर समर्थन मिला हो छात्रों का, जो शोधार्थी है उनका, शिक्षकों का। तो इरशाद गौतम के लिए भी बहुत सारी तालियां। हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है उन्होंने बहुत मेहनत करी है और मैं उनके साथ शामिल रहा हूँ उनकी मेहनत में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग आए, आपकी वजह से ये सेमिनार, सफल सेमिनार जो होते हैं हमेशा पार्टिसिपेंट से होते हैं। तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ के इसके अंदर भाग लिया और आपका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार। जब भी ऐसा मौका मिले आते रहिए, हम सबका उत्साह बढ़ाते रहिए। और मैं विश्वास है मुझको कि यहाँ से जहाँ भी आप जाएंगे कुछ नया यहाँ से लेकर जरूर जाएंगे, कुछ नया दृष्टिकोण, कुछ नए विचार जो आपको आगे प्रेरित करते रहेंगे नया कुछ करने। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आज कुछ आवश्यक कार्य से यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इस प्रोग्राम को लेकर के जितनी उन्होंने मीटिंग करी है, मुझको यशाद के साथ में अटैच किया है हर जगह पर, तो उनके लिए भी एक धन्यवाद का शब्द बनता है, क्योंकि उनके बिना प्रयासों के शायद इतना सफल कार्यक्रम नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर नहीं है, उनकी एब्सेंस में उनके लिए उनको नमस्कार, उनको साधुवाद। हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी साहब जो कल आए थे, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सा हो गया, एक ऐसी डेथ हो गई, तुरंत जाना पड़ा, फिर भी आए और लगातार इस सेमिनार के लिए उनका समर्थन रहा, हर चीज़ के लिए उनके लिए भी एक धन्यवाद बनता है। आपका भी सर बहुत धन्यवाद। और हमारे महाविद्यालय के जो हमारे शिक्षक साथी, हमारे साथ के सभी लोग यहाँ पर जो 2 दिन से लगे हुए हैं, सभी यहाँ पर बैठे हैं। अगर एक का शायद नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को जो है सफल बनाने में जो अपना सहयोग दिया है, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मेरा सभी को धन्यवाद। डॉक्टर MP सिंह साहब, आप होस्ट हैं, आपको भी धन्यवाद कि आपने भी काफ़ी अच्छा काम किया और यशाद उनको भाई बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा। हमारी एक साथी जीवन गुप्ता जो पीछे बैठी है, बहुत अच्छी कंपेयर है,
लगातार बोल रही थी, तो भाई धन्यवाद तो क्या बोलूँ, हमारे अपने साथ ही है। फिर भी भाई नीलम, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और मैं यही कहूँगी कि किसी भी इज्म में इतना मैजिक नहीं है जितना धन्यवाद में है। तो कोई भी बात धन्यवाद से नीचे ही है। और आलोक सर के लिए बस यही कहूँगी कि वो वैसे तो बॉटनिस्ट हैं, लेकिन पेड़ पौधे फूल पुष्प सब कुछ बहुत अच्छी पहचान है। और मैं यही कहूँगी कि सिर्फ फूल नहीं महका करते, कुछ किरदार भी महका करते हैं, और ऐसे हमारे प्रोफेसर आलोक सर हैं। तो धन्यवाद सर। और अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, और कार्यक्रम के समापन की एक जो परंपरा है हमारी, वो है हमारे माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। तो हमारे बीच है कॉमर्स विभाग से डॉक्टर रजवास कुशवाहा जी। मैं रजवास सर को आमंत्रित करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि सर को शॉल उठा करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमें सीखा जाना और समझा अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों के बीच शक्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि सहयोग, संवाद, विकास और वैश्विक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश राव को आमंत्रित करूंगी कि वो हमारे बीच उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर सर को शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करें। विदेश नीति का निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है जो अतीत की विरासत पर आधारित होती है, और उसमें नई नई राहें भी जुड़ती हैं। मैं डिफेंस डिपार्टमेंट से ही डॉक्टर रितेश कुमार चौरसिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि ICWA के डेप्यूटी के तौर पर अमन जी को शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करें। हमारे बीच भूगोल विभाग से हैं डॉक्टर अक्षय शुक्ला सर। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि रक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर LP सिंह सर को शॉल और बुके प्रदान करें। सर आप इधर आइए ना, कहाँ साइड में इसमें आइए, इधर फोटो मिलेगा। हमारे बीच हैं मोनी सरपास जी और साथ ही जसपाल सर हैं। मैं आप दोनों को आमंत्रित करती हूँ कि प्रोफेसर आलोक सर का शॉल और बुके लेकर शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करें। अरे सर बहुत जरूरी है, आपके बगैर तो प्रशासन ही नहीं चलेगा कॉलेज का। आइए सर। अरे हम लोग आपके बच्चे हैं। हाँ यार, हर जगह छुपे रहते हो।
तो चलो ये फोटो सही खींचना। हमारे बीच है एपेड विभाग से डॉक्टर प्रतिभा शर्मा मैम। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो संगोष्ठी के आयोजक सचिव डॉक्टर यशांत गौतम को शॉल और स्मृति चिन्ह दे करके धन्यवाद ज्ञापित करें कि वो ऐसे सेमिनार्स आगे भविष्य में जल्दी कराते रहें। हमारे बीच है रक्षा विभाग और से बाहर से आए हुए हमारे बीच है डॉक्टर नवीन जी और डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी। चूंकि वो रक्षा विभाग परिवार से ही हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगी कि वो इस छात्र जी के साथ डॉक्टर नवीन जी और डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, वो चूंकि बाहर से हैं, एक जालौन से और मेरठ से हैं, तो मैं इस रक्षा विभाग परिवार को एक साथ फोटो तो बनती है। ये शार्क जी को वैसे ये मेरे लिए नहीं था। तभी तो बोला कि आप ऐसे सेमिनार कराते रहे। और फिर से मैं यशांत जी के लिए यही कहूँगी कि जहाँ भी जाएगा रोशनी उठाएगा, किसी भी चिराग का अपमान नहीं होता। धन्यवाद यशांत जी, ऐसे अच्छे चिंतन और मंथन भरे कार्यक्रमों को आयोजित करने का बीड़ा उठाने के लिए। अब चूंकि कार्यक्रम उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहाँ पर अंतिम औपचारिक एक धन्यवाद ज्ञापन होता है, लेकिन इस सेमिनार के एक हिस्सा के तौर पर मैं यही कहूंगी कि इन संबंधों का जो लकोलुआब है वो यही है कि टकराव नहीं, संवाद की, युद्ध नहीं, शांति की, स्वार्थ नहीं, एक साझे विकास की आवश्यकता है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने के लिए। और कल प्रोफेसर ए.सी. त्रिपाठी जी ने जो एक बात कही थी, मैं फिर से उसी बात को ये कहूँगी कि हमें वास्तव में संवाद, सहयोग और साझेपन की जरूरत है। जो उन्होंने कहा था कि फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, सबको बीमार बनाने पे तुली है दुनिया। हमने लोहे को पिघला के जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। तो इस सारी 2 दिवसीय संगोष्ठी का जो पूरा सार है वो आप सब अपने साथ लेकर के जाएंगे। और इस गोष्ठी के अंतिम उस पर सभी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए, एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदर के साथ रक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एम.पी. सिंह सर को। उसके पहले मैं प्रतिभा शर्मा मैम से आग्रह करता हूँ कि आप आए और आज का जो ये डेलीगेटिव जिसके कारण से संभव हो सका है, जो अभी तक मंच संचालन कर रहे थे प्रोफेसर नीलिमा मैम को सम्मानित करें और एक लोगों लेकर बहुत अच्छा संचालन आइए। हमारी अच्छा कर विभाग को जो औपचारिक तरीके से धन्यवाद करते। धन्यवाद। औपचारिक धन्यवाद के लिए मुझे बुलाया गया है। औपचारिक ही रहे,
तो ज़्यादा अच्छा है। सिंघानिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजस्थान के अशोक कुमार सिंह मेरे अग्रज और सहस्त्रों किताब रचयिता, हमारे विषय के विद्यार्थी, और हम लोग लाभान्वित रहते हैं इनसे। और इनके व्याख्यान से हम सभी, बहुत ही सार्वधिक व्याख्यान था, जो कि बहुत भारतीय अमेरिका से संबंधित जो भी उन्होंने बातें कही वो बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छी कही, जिससे हम लोग नई नई बातें सीखने को मिली। मैं हृदय से, कोई शब्द नहीं है कि मैं इनको कैसे धन्यवाद करूँ और आभार व्यक्त करूँ। गेस्ट ऑफ ऑनर दिल्ली से पधारे, जो कि अभी सेवारत है, मेजर जनरल जुगल भटनागर जी, जो इतना व्यस्तम रहते हुए भी समय निकाला हमारे लिए, हमारे सेमिनार के लिए। उनके लिए भी कोई शब्द नहीं है, शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं किस तरह आभार दूँ। बरेली कॉलेज के मुख्य नियंता और कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर आलोक खरे जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने व्यस्त रहते हुए आज रविवार के दिन, जबकि कोई छुट्टी का दिन है, इस समय भी मेरे यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब किस तरह से धन्यवाद और आभार व्यक्त। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ने दिल्ली से 2 दिन से बेचारे पधारे हुए और और ये यंग और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, और इनकी मैं किस तरह से, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे आगे पुत्र समान है, मैं इनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और सेमिनार के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी मेरे बेटे जैसे हैं, अब मेरे सुपुत्र जैसे, क्या है अब क्या कहें, आप लोग समझ सकते हैं। ये सेमिनार जब शुरू नहीं हुआ था, उसको 2 महीना पहले से मुझसे बताए थे। उस दिन से मैं कहा था, बेटा जिस तरह कहो, जहाँ कहो, रात बिरात 24 घंटे में तुम्हारे साथ। इतना बढ़िया सेमिनार करवाया, आप सभी लोगों का सहयोग रहा, ऐसा नहीं किसी से, सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। जिन लोगों ने इस बेटे का साथ दिया, उसका भी आभारी हूँ। इस कदर आभारी हूँ, इसका कोई शब्द नहीं है। अंत में संचालन, कुशल संचालन करी मेरी प्यारी बहन, मेरी अनुज प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी, जो इतना बढ़िया संचालन करके हम लोग का दिल गदर कर दिया, उनका लिए भी कोई शब्द नहीं है। और सभी लोगों का अंत में फिर एक बार आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बरेली कॉलेज। 1 से 2 लाइन का है, सुनते जाइए। सदा सलामत रहे, दुआ है मेरी, हम सबके सर पे जो हाथ है बरकतों वाले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वाकई में बहुत जादुई शब्द होता है, और सर की वाणी से ये लगा कि जब हृदय भावों से भरा होता है तो शब्द गाँव में जाते हैं। बहुत बहुत आभार सर। और कार्यक्रम को अंतिम ओर की तरफ ले जाते हुए कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है, और मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगान